रिस्पॉन्सिबल है, राइट। चलिए, तो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, right, also known as nasopharyngitis. Nasopharyngitis. अगर मैं कहूं किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है और उसको स्नीजिंग नहीं हो रहा है, रनिंग नोज नहीं है या नेजल ब्लॉकेज नहीं है, तो कॉमन कोल्ड नहीं। ठीक है, कॉमन कोल्ड का मतलब हल्का फुल्का फीवर हो, नेजल डिस्चार्ज हो या नेजल ब्लॉकेज हो, राइट। स्नीजिंग वगैरह के भी एपिसोड्स काफी आए हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉमन कोल्ड, दैट इज नेजोफेरिंजाइटिस, राइट। ये बच्चों की सबसे फ्रीक्वेंट इलनेस है, जैसे डायरिया, कॉमन कोल्ड, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, उसमें भी नोज और फेरिंग्स इन जनरल, राइट। हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ upper respiratory tract, right, including nasal cavity and pharynx, right। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपका ज्यादातर क्या है, वायरल ओरिजिन का है, राइट। तो यहाँ पे अगर इटियोलॉजी की बात करें, छोटा सा टॉपिक है, कॉमन कोल्ड के बारे में रिसर्च नहीं करना है। वायरल इन ओरिजिन, एक वायरस नहीं है, कोई कॉमन कोल्ड वायरस नहीं है, ढेर सारे राइनो वायरसेस होते हैं जो नेजल एपिथेलियम और फेरिंग्स वगैरह को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वायरल इन ओरिजिन, यहीं से आइडिया लग गया कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब तक हम लोगों को यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी है, राइट। वायरल इन ओरिजिन कौन कौन से वायरस हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 सबसे ऊपर यहाँ पे लिखते हैं एडिनो वायरसेस, राइट। सेकेंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। आप लोग देख पा रहे हो ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, निमोनिया से लेके टॉन्सिलाइटिस से लेके क्रूप से लेके हर एक चीज ये कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है किसमें किस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा राइनो वायरसेस, और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, राइट, RSV हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, RSV इसको कहते हैं एक्चुअली, राइट, सिंसिशियल वायरस, दिस वे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वायरल ओरिजिन की प्रॉब्लम है, सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है। आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी कोई कॉमन कोल्ड से ठीक हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं आप उसको सिट्रिजीन दे रहे हो, नेजल ड्रॉप्स दे रहे हो, डिपेंड करता है उनमें सिम्टम्स क्या क्या है, राइट। अगर यहाँ पे प्री डिस्पोजिंग फीचर्स की बात करें, राइट, तो कोल्ड एयर या एक्सपोजर टू कोल्ड या कोई भी चीज बहुत ठंडी चीज खा लो, राइट, उससे क्या होता है वायरल इन्फेक्शंस आपके ट्रिगर हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये आपके वायरल इन्फेक्शंस हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, राइट। कभी ये मत सोचो कि निमोनिया भी हो सकता है, ये निमोनिया जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेकिपनिया नहीं होगा, कोई वीजिंग नहीं होगी, कोई क्रेप्स नहीं होंगे, कोई रोंकाई नहीं होगा, कोई सबकॉस्टल या इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस नहीं होंगे। तो जब हम लोग निमोनिया देख रहे थे तो वहां पे ये सारी चीजें देखते थे, साइनोसिस, सबकॉस्टल इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस, टेकिपनिया जिसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 40 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग क्या कहेंगे, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर आ ही सकता है, अक्सर फीवर यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट होता है, हाई ग्रेड नहीं होता है। सेकेंड इज थिन नेजल डिस्चार्ज, बिल्कुल पानी की तरह बच्चों के नाक से डिस्चार्ज आता है, नाक बह रही होती है, राइट, थिन नेजल डिस्चार्ज।
may be also may also lead to नेजल ब्लॉकेज, कभी कभी बहुत ज्यादा कंजेशन भी हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज, राइट। नेजल डिस्चार्ज और नेजल ब्लॉकेज दोनों आपके रिलेटेड हैं। इसी तरीके से बच्चा ऐसे केसेस में, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, इट इज एक्चुअली accompanied by या एसोसिएटेड विद इरिटेबिलिटी, उस समय बच्चे काफी चिड़चिड़े रहते हैं। जब भी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है तो आसपास के लिम्फ नोड्स क्या हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स आपके बड़े हो जाते हैं। तो इट कैन आल्सो लीड टू, उसी समय जिस समय कॉफ एंड कोल्ड है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, राइट। गले में गांठें बढ़ जाती हैं, हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड्स। रिएक्टिव लिम्फ एडिनोपैथी होती है, जैसे ही कॉफ एंड कोल्ड ठीक होगा सबसाइड हो जाएगा, अगर नहीं सबसाइड हुआ तो टीबी वगैरह का वर्कअप जरूरी है। सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, राइट। तो ये कुछ आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं। हम लोग किसके क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड। अब देखो, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। निमोनिया से किसी की डेथ हो सकती है, कॉमन कोल्ड से किसी की डेथ नहीं होगी, राइट। तो एटलीस्ट निमोनिया और कॉमन कोल्ड के क्या डिफरेंशियल्स हैं या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको जानना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटेड बाय निमोनिया, राइट, differentiated from pneumonia, राइट। कैसे, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, राइट। बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो, नेजल ब्लॉकेज होगा, राइट। तो अगर नेजल कैविटी से नहीं एयर ले पा रहा है तो ओरल कैविटी से मुंह खोल के भी सांस ले सकता है। नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब यहाँ पे अगर एक फीचर की बात करें तो नो टैकिपनिया, राइट। हम लोग कहते हैं देयरफॉर रेस्पिरेटरी रेट विल बी नॉर्मल, सिंपल है। इसके अलावा अगर और फीचर्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं नो सब कॉस्टल रिट्रैक्शंस, राइट। हम लोगों ने देखा था निमोनिया में पसली चलने लगती थी। तीसरा हम लोग वहां देखते थे कभी कभी बच्चा ब्लू हो जाता था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, नो साइनोसिस। ऑस्कल्टेट करके देखेंगे तो हम लोग कहेंगे नो क्रेप्ट्स, नो रोंकाई, नो व्हीज, ऑल दीज थिंग्स विल बी एब्सेंट, राइट। तो निमोनिया और किसी को कॉमन कोल्ड है, दोनों काफी डिफरेंट है। एक में केवल एकदम अपर पार्ट ऑफ एयरवे इन्वॉल्व हो रहा है, नोज, और नोज से लगी हुई फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस इज आल्सो नोन एज नेजोफेरिंजाइटिस, राइट। कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं, बस नाक बह रही होगी, नाक ब्लॉक हो सकती है, फीवर आ सकता है, और कभी कभी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी आपके बड़े मिल सकते हैं, वो भी ट्रांजिएंटली, ऐसा नहीं कि एक बार कॉमन कोल्ड हो गया तो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी परसिस्ट करेगी, राइट। इसके अलावा जब भी ये सब चीजें होती हैं तो पेशेंट को नेजल एपिथेलियम में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इरिटेशन होगा तो पेशेंट इस इरिटेशन की वजह से कॉफ कर सकता है एज अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। तो cough and cold along with nasal discharge, right, it can also lead to sneezing. तो coughing sneezing हो गया, thin nasal discharge may also lead to nasal blockage, fever, cervical lymphadenopathy, irritability। ये सारे फीचर्स अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से एसोसिएटेड नहीं है, जैसे सबकॉस्टल रिट्रैक्शंस, क्रेप्स, ब्रोंकाई, राइट, तो ये आपका कॉमन कोल्ड है। आइडियली आपका एक हफ्ते में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी कम होने लगती है, तो वही मौका होता है बैक्टीरिया वगैरह के लिए इंसान को अटैक करने के लिए, राइट। तो कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल, मतलब उसी के ऊपर ओवरलैपिंग या जस्ट उसके बाद बैक्टीरिया से भी इंफेक्शन हो सकता है, विच कैन लीड टू टॉन्सिलाइटिस, क्रूप, निमोनिया एसेट्रा, राइट। तो ये आपके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हो गए और ये इटियोलॉजी हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो कॉमन कोल्ड भी कॉमन सेंस से आप लोग डायग्नोज कर लोगे। किसी को जुकाम हो गया है उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तो डायग्नोसिस क्लिनिकल है, राइट। कोई भी कॉमन कोल्ड समझ जाता है, राइट। आइए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसको मैनेज कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्रीट कैसे करेंगे।
सोच के भी देख सकते हो कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो कोई इन्वेस्टिगेशन ना ही कराओ तो बेहतर है। यहाँ पे पहली चीज हम लोग बात करेंगे, अगर पेशेंट को फीवर है, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देंगे? बच्चा है, सिरप पैरासीटामोल। राइट, मार्केट में सिरप डोलो या कॉलपोल नाम से या क्रोसिन नाम से इस तरीके से आती है, डोलो, क्रोसिन, कॉलपोल। राइट, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो पैरासीटामोल की डोज होती है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पैरासीटामोल आपको जब जरूरी है, जब फीवर है तब देना है, एसओएस, जब टेम्परेचर आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है, राइट, या 100 है, 100 से कम में नहीं देना है। और जो इसकी डोज होती है एट द रेट 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। राइट, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10 केजी का है तो उसको कितना, 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल पर डोज देना है। राइट, जब जब उसका टेम्परेचर कितने से ज्यादा आएगा, 100 से ज्यादा आएगा। तो जो सीरप पीसीएम है, सीरप पीसीएम, ये आपका अक्सर आता है बच्चों के लिए 125 मिलीग्राम पर 5 ml। इसका मतलब 125 मिलीग्राम 5 ml सिरप में है। अगर इन 10 केजी के बच्चे को देना है तो आपको 125 नहीं देना है, कितना देना है, 150 देना है। तो इस सिरप को आप लोग कितना दे दोगे, 6 ml एसओएस। तो बच्चे में कोई भी डोजिंग करते हो तो उसको कैसे डोजिंग करते हो, हम लोग वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। राइट, तो यहाँ पे बच्चे को फीवर आना ही है, हल्का ही फीवर होगा, लेकिन अगर 100 डिग्री से ज्यादा है तो आपको पैरासीटामोल देना है। दूसरी चीज यहाँ पे कुछ न कुछ हम लोग और क्या दे सकते हैं, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं याद करके कि कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी, नो एंटीबायोटिक्स इन जनरल। अगर बच्चा इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, कोई और डिजीज नहीं है, नो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि यहाँ पे वायरल डिजीज है, नॉट बैक्टीरियल डिजीज। बच्चों की नाक बहती है, राइट, काफी स्नीज कर सकते हैं और नाक बंद भी हो जाती है। नाक बहने से इतना प्रॉब्लम नहीं है राइनोरिया से या नीजल डिस्चार्ज से जितना नीजल ब्लॉकेज से है। तो हमारा मेन एम होता है यहाँ पे बच्चे को नेजल डीकंजेस्टेंट्स देंगे। राइट, अगर किसी को नॉर्मल सेलाइन भी दे दो, NaCl के ड्रॉप दे दो, तो वो भी आपका म्यूकोलिटिक होता है, वो भी कुछ ना कुछ नाक जो बंद होगी उसको खोलेगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेजल डीकंजेस्टेंट्स दिए जाएं। कौन से नेजल डीकंजेस्टेंट्स, जो आपके नोज के एपिथेलियम की ब्लड सप्लाई कम कर दें। राइट, इसमें कुछ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं, इफिड्रिन, जाइलोमेटाजोलिन। आप लोगों ने नेजोवियन नाम से कुछ नेजल ड्रॉप्स कभी ना कभी यूज हुए होंगे। राइट, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट है वो कौन सा है, हम लोग कहते हैं यहाँ पे रिलीव नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन, राइट, दैट इज नेजल ब्लॉकेज। राइट, तो हम लोग इसी को कहते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स ड्रॉप्स। राइट, ये ओरल ड्रॉप नहीं है, ये आपके नेजल ड्रॉप्स हैं, हमें नाक में अप्लाई करना है इसको। चाहे स्प्रे के फॉर्म में ले लीजिए, चाहे ड्रॉप के फॉर्म में ले लीजिए, हम लोग प्रिफर करते हैं नेजल ड्रॉप्स। तो कंजेशन कम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, नेजल डीकंजेस्टेंट्स, हमारे पास एक नेजो क्लियर है। राइट, नेजो क्लियर, नेजो क्लियर ये मार्केट नेम है, इसमें कुछ नहीं होता, सेलाइन होता है, NaCl। राइट, तो NaCl के ड्रॉप होते हैं, इनको भी हम लोग बच्चे के नोज में अप्लाई करते हैं, अक्सर TDS, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रही है तो हम लोग उसको 2-2 घंटे पे बोल देते हैं, एक एक ड्रॉप दोनों नाक में 5 मिनट के अंतर पे अप्लाई करें। नेजो क्लियर अभी देख लेंगे। सेलाइन ऑल्सो हैव म्यूकोलिटिक एक्टिविटी, ऑल्सो हैव म्यूकोलिटिक एक्टिविटी, म्यूकोलिटिक एक्टिविटी। राइट, तो थोड़ा बहुत क्या होगा, नेजल कंजेशन कम हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव नेजल डीकंजेस्टेंट्स है, तो हम लोग इनको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ये सिंपैथोमाइमेटिक ड्रॉप्स होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है जाइलोमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप्स।
ये क्या होते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं। जब आप लोग सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ते हो फार्मा में तो देखते हो जाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये नेजल एपिथेलियम की ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं, राइट। नेजल एपिथेलियम ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट। जब वहां पे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो वहां पे सिक्रीशंस कम हो जाएंगे, देयरफॉर दे डिक्रीज सिक्रीशंस, और इसीलिए हम लोग कहते हैं नेजल एयरवे यहाँ पे अगेन पेटेंट हो जाता है, राइट। सिक्रीशंस कम हो जाएंगे तो देयरफॉर ब्लॉकेज डिक्रीजेस, राइट। बच्चे को या बड़े को किसी को भी सांस लेने में आसानी होगी। तो जाइलोमेटाजोलिन आपका किस नाम से आता है, मार्केट में ओट्रिविन नाम से आता है, और भी नाम हो सकते हैं अलग अलग जगह पे, राइट। ड्रॉप नेजल ड्रॉप है, माउथ में नहीं डालना है, नेजल ड्रॉप ओट्रिविन, राइट। जब जब बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, अगर वो बता पा रहा हो तो जब वो कहे, अदरवाइज जब आपको लग रहा हो कि हाँ थोड़ा बहुत नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, तो आप लोग इसको ओट्रिविन दे सकते हो। इन दोनों ड्रॉप्स की शक्ल देख लेते हैं, नेजो क्लियर पहले देखते हैं। दिस इज सेफर, ये कोई ड्रग नहीं है, सिंपली सेलाइन है। इस तरीके से बच्चों को हम लोग नेजो क्लियर ड्रॉप्स देते हैं, ये बिल्कुल सेफ होता है, राइट। 6 महीने से कम के बच्चे में हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये सेलाइन नेजल स्प्रे है या नेजल ड्रॉप्स है, राइट। तो हम लोग कहते हैं ड्रॉप नेजो क्लियर, नाम में ही लग रहा है कि नोज को क्लियर करेगा। 1 ड्रॉप QID इन ईच नॉस्ट्रिल, राइट। 2-2 घंटे पे भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से नेजो क्लियर है। इट ऑल्सो हैज म्यूकोलिटिक एक्टिविटी, तो नाक काम भर की साफ रहेगी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ड्रॉप ओट्रिविन, राइट, जो कि 6 महीने से ऊपर बच्चा है या एडल्ट है तो हम लोग इसको देते हैं। ये आपके क्या है, जाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप्स होते हैं या स्प्रे होते हैं, ठीक है। ड्रॉप और स्प्रे दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, जो भी कंफर्टेबल हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप्स है, 0.1% के कंसेंट्रेशन में आते हैं, राइट। तो हम लोग कहते हैं ड्रॉप जाइलोमेटाजोलिन, मेटाजोलिन, राइट। किस नाम से आता है, ओट्रिविन नाम से आता है, राइट। कॉमनली इसी नाम से आता है। 1 ड्रॉप इन ईच नॉस्ट्रिल, जब बच्चा कंप्लेन करे, मतलब SOS, जब भी नेजल ब्लॉकेज काफी ज्यादा बढ़ जाए, राइट। इसके अलावा कोई और एंटीबायोटिक, कोई और दवा की जरूरत इन जनरल कॉमन कोल्ड में नहीं होती। यहाँ पे हम लोग निमोनिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉमन कोल्ड पढ़ रहे हैं, जो अगर कुछ भी नहीं दोगे तो भी 1 हफ्ते में 3 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके वायरसेस हैं, इस तरीके से क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, इस तरीके से आप निमोनिया से डिफ्रेंशिएट करोगे। पैरासीटामोल दोगे, एंटीबायोटिक से अवॉइड करोगे, नेजल डीकंजेस्टेंट्स के फॉर्म में। हम लोग कोई ओरल दवा नहीं दे रहे हैं, बच्चे को क्या दे रहे हैं, नेजो क्लियर, जो कि इंट्रानेजल हो गया, जाइलोमेटाजोलिन, ओट्रिविन अगेन इंट्रानेजल, दैट्स इट, और कोई दवा नहीं देना है यहाँ पे, राइट। आइए और चलते हैं यहाँ पे हम लोग और आगे। कभी कभी हम लोग एंटी हिस्टामिनिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने से कम के बच्चे में लीवोसिट्रजीन या सिट्रजीन अवॉइड करते हैं, राइट। यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, 4th, राइट। एंटी हिस्टामिनिक्स, ये भी नेजल डिकंजेशन करेंगे लेकिन ओरल देना होगा। एंटी हिस्टामिनिक्स, राइट। एग्जाम्पल सिट्रजीन सिरप या ड्रॉप्स, राइट, कैन बी यूज्ड, राइट, बट बेटर अवॉइडेड, कोई जरूरत नहीं होती है, स्पेशली अगर बच्चा आपके, स्पेशली इफ चाइल्ड इज बिलो 6 months, राइट। तो इनको कोई सिट्रजीन वगैरह दिया ही नहीं जाता है, बल्कि ये नुकसान ज्यादा करता है, ठीक है। तो सिट्रजीन हम लोग दे सकते हैं, राइट, लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर हो, इंट्रानेजल ड्रॉप से, राइट, आपका कंजेशन अगर या नेजल डिस्चार्ज इंप्रूव नहीं हो रहा है तो। आइए अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का। We will discuss about acute tonsillitis, right? यहाँ पे हम लोग कहते हैं
इसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स मतलब वहां पे कुछ न कुछ इन्फेक्शन हुआ। तो टॉन्सिल्स आपके क्या हो जाते हैं, अभी डायग्राम में देखेंगे, टॉन्सिल्स आपके क्या हो जाते हैं? एनलार्ज हो जाते हैं। और दूसरी चीज क्या हो जाए? ये रेडिश हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं किस टॉन्सिल की बात कर रहे हैं। जो टॉन्सिल हम लोग ओरल एग्जामिनेशन से देख सकते हैं वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। कुछ इस तरीके से एक नॉर्मल डायग्राम लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो टॉन्सिल्स नॉर्मली बहुत छोटे से दिखते हैं। ये आपके पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। इसको इस तरीके से मार्क कर दे रहे हैं, ये टॉन्सिल्स हैं। ये वाला पार्ट आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स का वॉल है, फेरिंग्स, राइट। ये यूला है, ये हैंगिंग पार्ट, ये फेरिंग्स है, ये आपके टॉन्सिल्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो टॉन्सिल्स बड़े हो गए, इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, साइज ज्यादा हो गया और ये रेड हो गए हैं। तो बच्चे को कोई भी चीज निगलने में प्रॉब्लम होगी, बच्चे को थ्रोट पेन होगा, बच्चे को फीवर होगा, राइट। हो सकता है चेंज इन वॉइस भी हो। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अगर टॉन्सिल्स बड़े हो जाएं, राइट, तो हम लोग कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। और यहाँ पे ट्रांजिएंट टॉन्सिलाइटिस है, मतलब मौके पे कोई इंफेक्शन हो गया तो वी कॉल इट एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे, सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, पेन इन नेक होगा, और कोई भी चीज सॉलो करने में काफी प्रॉब्लम होगी। ये भी आपका वायरल ओरिजिन का हो सकता है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बैक्टीरियल ओरिजिन का भी चांस उतना ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इटियोलॉजी की बात करें, क्या क्या चीजें हैं, राइट, ये आपका वायरल भी हो सकता है, ये आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे एंटीबायोटिक दोगे तो वो जस्टिफाइड है, राइट। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उसमें कैंडिडा वगैरह मतलब फंगल भी हो सकता है, राइट। जैसे मान लीजिए कोई एचआईवी का है। यहाँ पे हम लोग बात करें, ऑफन आपका ज्यादातर वायरल ही होगा। यहाँ पे सबसे पहला वही आपका कॉमन कोल्ड वाला एडिनो वायरस, बस यहाँ पे नोज और फेरिंग से आगे जाके कहाँ पहुंच गया? टॉन्सिल्स तक पहुंच गया। इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, इतनी बार इन्फ्लुएंजा आया है, राइट। इसके अलावा हम लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ और वायरसेस होते हैं, जैसे इप्स्टीन बार वायरस, ये कैंसर वगैरह कराता है, इप्स्टीन बार वायरस, राइट। चलिए इसी तरीके से अब कुछ बैक्टीरियल कॉजेस के बारे में देखते हैं। बैक्टीरियल कॉजेज में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, राइट। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा हम लोग निमोनिया में भी देखे थे, राइट, एटिपिकल बैक्टीरिया के फॉर्म में। इट कैन बी फंगल ऑल्सो इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, इट कैन बी फंगल इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, नॉर्मली जिनकी इम्यूनिटी ठीक होती है उनमें फंगल इन्फेक्शंस कम होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को क्या हो? एचआईवी हो, ठीक है, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टॉन्सिलाइटिस की। और यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस में अगर देखा जाए क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में आप लोग क्या देखोगे? क्लिनिकल फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पेशेंट को फीवर आए। फीवर के अलावा हम लोग क्या कहेंगे? पेशेंट को हो सकता है सोर थ्रोट हो, उसको गले में कुछ प्रॉब्लम हो, सोर थ्रोट, या वो सिंपली बताए थ्रोट पेन हो रहा है, राइट। इसके अलावा डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डेग्लूटेशन में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ आपके क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, राइट। कभी कभी इसके साथ क्या हो सकता है? कॉफ हो सकता है, राइट, वहां पे इरिटेशन होगा। कभी कभी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब हम लोग कह देते हैं सोर थ्रोट जैसे फीचर्स मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके के से कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस हैं। सोर थ्रोट ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन कर लिया था, थ्रोट पेन, डिफिकल्टी इन swallowing, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका अपर एयरवे में कोई भी स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है, जिससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और फॉलो करने में तो होगी।
तो हम लोग बात करें फीवर के साथ कुछ इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स हों, और जब आप एग्जामिन करो तो कुछ इस तरीके से इन्फ्लेम्ड और एनलार्ज टॉन्सिल्स हों। टॉन्सिलाइटिस की भी डायग्नोसिस बनाना बड़ी 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 बात नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करें किसी की टॉन्सिल बढ़ गई हो, डेफिनेटली यहाँ पे वायरल कॉजेज भी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल, ज्यादातर ये भी आपका वायरल ऑरिजिन का ही होता है। इसको भी डायग्नोज करने के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन करा लो तो टॉन्सिलाइटिस पता चल जाएगा, राइट। कोई भी टॉन्सिलाइटिस डिटेक्ट कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है बच्चों में। ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले एंटीबायोटिक की बात नहीं करेंगे, पहले बात किसकी करेंगे, सेलाइन गार्गल्स। लेकिन अगर बच्चा 6 साल से कम है तो गार्गल्स आप लोग नहीं कर पाओगे, उसको कोशिश करोगे वार्म टी या वार्म वाटर, वार्म लिक्विड्स वगैरह दीजिए। पैरासीटामॉल फॉर फीवर, पीसीएम फॉर फीवर, जो भी उसकी डोज आए। दूसरा हम लोग कहते हैं सेलाइन गार्गल्स, राइट, गरारे करने हैं इफ चाइल्ड इज मोर देन 6 ईयर्स, या जिस ईयर पे वो कर पाए। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर नहीं कर पा रहा है, प्रोवाइड वार्म वाटर, राइट, ठंडा पानी पीने के लिए मत दो, ठीक है। इसके अलावा वार्म सिप्स ऑफ टी, वार्म सिप्स ऑफ टी, कुल मिला के गले को वार्म रखना है, राइट, ताकि वहां पे कंजेशन भी कम हो, और दूसरी चीज है वहां पे हम लोग डायरेक्टली जो भी पैथोजन हो उसको किल कर सकें। तो इस तरीके से मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या है, पैरासीटामॉल, सेलाइन गार्गल्स, या वार्म चीजों का इंटेक, राइट, ताकि थ्रोट थोड़ा सा वार्म रहे। क्योंकि यहाँ पे कॉफ भी आ सकता है और ड्राई कॉफ ही होगा, राइट, क्योंकि गले में इरिटेशन है। तो हम लोग ड्राई कॉफ की बात करें, और जब भी ड्राई कॉफ की बात करते हैं तो हमारे पास वो सिरप इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन होता है, राइट, या ऐसे सिरप में सिरप कोडीन होता हो, जैसे कोडी स्टार 4X, राइट। तो जिनमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है या जिसमें कोडीन है, ये सिरप आपके काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं ड्राई कॉफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आपका कॉफ के केस में सबसे ज्यादा कॉफ सप्रेसेंट प्रॉपर्टी रखता है, राइट। अगर किसी को बलगम आ रहा है, निमोनिया आ रहा है, तो उसको बलगम निकल जाना बेहतर है, तो ड्राई कॉफ सिरप नहीं दोगे। तो वो सिरप्स देने हैं जो एंटी टसिड्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन की वैल्यू काफी, केवल डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हो, राइट। तो ये सिरप्स आपके क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी में ड्राई कॉफ ट्रीट कर रहे हैं जैसे टॉन्सिलाइटिस। अगर इसकी डोज की बात करें तो आपका जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन का डोज बैठता है, राइट, अलग अलग फॉर्मुलेशंस में अलग अलग होते हैं, राइट, सिरप में। तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन को हम लोग देते हैं 1.25 टू 2 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, राइट। अक्सर कॉफ सिरप देते हैं तो हम लोग पीडीएस देते हैं। जो भी इसमें ड्रग होगा, जैसे हम लोग पैरासीटामॉल की डोजिंग करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे हम लोग इसके भरोसे नहीं रहेंगे कि ये वायरल है, राइट। बेटर है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर दीजिए। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास 2 एंटीबायोटिक्स हैं, दोनों में से कोई भी दे सकते हो। ये आपके पास एमॉक्सीक्लेव है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, मार्केट में ऑगमेंटिन नाम से अवेलेबल है, राइट, फॉर 5 डेज मिनिमम। इसी तरीके से सेकंड आपका है एजिथ्रोमाइसिन, राइट, मार्केट में सिरप एजी या सिरप एजिथ्राल नाम से अवेलेबल है। इसको एट द रेट 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हो, राइट। इसको एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हो, राइट। टोटल ड्यूरेशन मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 5 डेज। तो इस तरीके से आप लोगों ने कॉमन कोल्ड, नेजोफेरिंजाइटिस और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस देखा है, राइट। काफी कॉमन टॉपिक से कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, राइट। सिंपली आप पेशेंट की हिस्ट्री ले लो और एग्जामिन कर लो, राइट। आई थिंक ये काफी क्लियर होगा।